गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आई होप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आज है हमारा लेक्चर 6 चैप्टर 2 मानव जनन का बच्चों। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक बच्चों है शुक्र जनन, यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे बच्चों। कैसे नर में शुक्राणु के कैसे निर्माण होते हैं या कैसे बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। उससे पहले आप कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाइए, ताकि जो भी पॉइंट हम आपको बताएं वो सारे आप मेरे साथ नोट करते चलो। ठीक है, तो बिना देरी किए बच्चों हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों हम लोग समझते हैं युग्मक जनन क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, तो युग्मक जनन कह सकते हो कि जो नर में युग्मक पाए जाते हैं, नरों में नर युग्मक पाए जाते हैं, मादा में युग्मक जो पाए जाते हैं उनके बारे में बच्चों। तो सबसे पहली चीज जननिक। तो जैसा कि बच्चों, अरे ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शुक्र युग्मक जनन की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बात करते हैं, युग्मक जनन की क्रिया की बात करते हैं। युग्मक जनन क्या है बच्चों, तो सबसे पहली चीज बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या है बच्चों, जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपकी जननिक एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जो युग्मक बनते हैं उसकी क्रिया को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। दूसरी, नर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है, और मादा में जो युग्मक बनते हैं उन बच्चों उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम लोग बाकी लेक्चर मानव जनन के अटेंड कर चुके हैं, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं बच्चों, उन्हें भी अटेंड कर लीजिएगा। तो जैसा कि बच्चों सबसे पहली चीज आज हम जो डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो डिस्कशन किस पर होगा, हमारा शुक्र जनन पे होगा बच्चों। ठीक है, शुक्र जनन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले पढ़ने के लिए बच्चों हमें एक चीज इसमें याद रखनी होगी। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो नर होता है, नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है बच्चों, वो क्या होता है, वृषण होता है। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा, वृषण होता है। वृषण में ही जब वृषण की आंतरिक संरचना को देखोगे बच्चों, ठीक है, वृषण में जब उसकी आंतरिक संरचना को देखोगे तो उसमें क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका पाई जाती है बच्चों। क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं में बच्चों, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं में बच्चों शुक्र जनन कोशिका, क्या याद रखोगे बच्चों, शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, तो इतना आपको सिर्फ याद रखना होगा बच्चों कि नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है, वृषण होता है। वृषण में जब उसकी अनुप्रस्थ काट को देखोगे तो जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, शुक्र जनन नलिकाओं में क्या पाई जाती है, शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है। और शुक्र जनन कोशिकाओं से ही क्या बनते हैं बच्चों, क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, शुक्राणु का, यहीं पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है बच्चों। यहीं पे क्या बनते हैं बच्चों, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, तो हम आपको डायग्राम की सहायता से भी आपको बताते हैं बच्चों कि ये है बच्चों, ये है वृषण। ठीक है, वृषण की अनुप्रस्थ काट है, तो यहाँ पे बच्चों कई सारी इस तरीके से कोशिकाएं होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक आपकी परत पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है संरचना में। वो संरचना क्या कहलाती है, वो परत क्या कहलाएगी बच्चों, उस परत को हम लोग बच्चों जननिक उपकला कहते हैं, या एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जननिक एपिथेलियम। ये नर में भी उपस्थित होती है, कह सकते हो। नर का प्राथमिक अंग क्या होता है, वृषण होता है। उसी तरीके से मादा का जो प्राथमिक अंग होता है वो अंडाशय होता है। अंडाशय और वृषण दोनों में ये पर
जननिक उपकला परत पाई जाती है बच्चों, इसी में कोशिका होती है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से ये मिलकर परत बनी होती है बच्चों, घनाकार कोशिकाएं होती हैं। इसमें एक कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होगी बच्चों? शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। इसी में एक कोशिका वृद्धि कर लेती है, वो कौन सी कोशिका होती है? शुक्र जनन कोशिका। इसी में बच्चों शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? शुक्राणु किसमें बनते हैं बच्चों? शुक्र जनन कोशिका में बनते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। तो आपको इतना बस याद रखना है कि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो बच्चों कहाँ होता है? शुक्र जनन कोशिका होती है। शुक्र जनन कोशिका किसमें होती है बच्चों? वृषण में होती है। और वृषण क्या होता है? नर का प्राथमिक अंग कहलाता है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग आरेख की सहायता से बच्चों क्या करेंगे? जो क्रिया होती है, ठीक है, उसे समझेंगे। तो आपको बच्चों याद रखना होगा, आगे लेक्चर में देखते हैं बच्चों, कि जो आपका आरेख होता है वो एक तरीके से जो क्रिया होती है शुक्राणु बनने की बच्चों, वो दो भागों में बनती है। ठीक है, एक तो सबसे पहले निर्माण क्रिया होती है शुक्राणु प्रशु होती है। दूसरी बच्चों शुक्राणु प्रशु से एक तरीके से शुक्राणु बनने की क्रिया होती है। ठीक है, दो भागों में बटी होती है, एक शुक्राणु प्रशु बनने की क्रिया होती है बच्चों, और एक शुक्राणु बनने की क्रिया होती है। और इन दोनों क्रिया को हम लोग आरेख की सहायता से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों आपको याद रखना होगा, जननिक जननिक उपकला। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? वृषण में उपस्थित शुक्र जनन नलिका में एक परत होती है जिसे जननिक उपकला कहते हैं बच्चों। इसी में बच्चों आप क्या याद रखेंगे? इसी में एक कोशिका होती है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसी में कई कोशिका क्या हो जाती है? भिन्नता प्रकट करती हैं। और जो भिन्नता प्रकट करती हैं बच्चों, वो कोशिका कौन सी कहलाएगी आपकी? तो आप लिखेंगे बच्चों, वो कोशिका कौन सी कहलाएगी आपकी? शुक्र, या इसे लिख सकते हो प्राथमिक जनन कोशिका। ठीक है बच्चों, शुक्र जनन कोशिका को आप लोग एक नाम और से लिख सकते हो, प्राथमिक जनन कोशिका। प्राथमिक जनन, अगर आपने ये आरेख समझ लिया ना बच्चों, तो पूरी तरीके से आप क्रिया को समझ लोगे बच्चों। ठीक है, तो प्राथमिक जनन कोशिका। ठीक है बच्चों, और ये आपको ये याद रखना होगा, ये संख्या में कैसी होती है? द्विगुणित होती है बच्चों। ये संख्या में कैसी होती है? द्विगुणित होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, संख्या में कैसी होती है? द्विगुणित होती है, यानी कि 2n बच्चों। ठीक है, क्या है? 2n है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, अभी जो हम क्रिया पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चों शुक्राणु प्रशु की क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुक्राणु प्रशु कैसे बनते हैं बच्चों, यानी कि स्पर्म टिट्स का निर्माण कैसे होता है बच्चों, वो देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना, इसमें 3 अवस्थाएं होती है, गुणन अवस्था, ठीक है, दूसरी वृद्धि प्रवस्था, तीसरी आपको परिपक्वन प्रवस्था याद रखनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहली चीज देखेंगे कि जो पहली अवस्था होती है बच्चों, वो पहली अवस्था कौन सी होगी? गुणन प्रवस्था होगी। और इसमें क्या होगा बच्चों कि जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है, इसमें समसूत्री विभाजन लगातार चलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? समसूत्री विभाजन होता है बच्चों। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो बराबर मात्रा में, इससे 2 कोशिकाएं बनी जिसमें गुणसूत्र क्या है बच्चों? बराबर मात्रा में है। कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन है। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है बच्चों, अब इसमें दोबारा से क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्र आपके समान रूप से रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, दोबारा से क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो अब ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं पहले एक कोशिका से 2 कोशिका बनी और 2 कोशिका से कितनी बनी? 4 कोशिका बनी। तो बच्चों इनके नाम क्या होंगे? इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तो इन कोशिकाओं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म
स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं बनी है बच्चों, ये कौन सी कोशिकाएं हैं? स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं। ठीक है, इतना समझ में आया? आपको क्या याद रखना है बच्चों? प्राथमिक जनन कोशिका होगी वो आपकी संख्या में कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इसमें समसूत्री विभाजन होगा जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी। दो कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होता है बच्चों, तो उससे चार कोशिकाएं बनती है और इन कोशिकाओं को बच्चों स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से स्पर्मेटोगोनिया कहा जाएगा बच्चों। अब ये जो अवस्था कहलाती है बच्चों, ठीक है, ये आपकी अवस्था कौन सी कहलाएगी बच्चों? ये अवस्था आपकी गुणन प्रवस्था कहलाती है बच्चों। ठीक है, ये अवस्था क्या कहलाएगी? आपकी गुणन प्रवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसकी नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग। इसकी नेमिंग लिख देते हैं कि ये जो पहली अवस्था पाई गई है बच्चों, ये पहली अवस्था कौन सी है बच्चों? गुणन प्रवस्था। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? गुणन प्रवस्था। ठीक है, तो गुणन प्रवस्था में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है कई बार किसमें? प्राथमिक जन कोशिका, जिससे क्या बनती है? स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ठीक है बच्चों, अब ये हर एक कोशिका क्या होती है? आकार में वृद्धि करती है। ठीक है, तो इसमें से हम एक कोशिका को लेकर चलते हैं बच्चों। क्या करेंगे? इसमें से एक कोशिका को लेकर चलेंगे, तो मान लेते हैं ये कोशिका। ठीक है, ये कोशिका क्या करती है? आकार में बड़ी होती है। जब इसको पोषण वगैरह मिलता रहेगा लगातार, तो ये क्या होगी? आकार में बड़ी होगी बच्चों। और ये क्या कहलाएगी आपकी? इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्राथमिक। क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम लोग प्राथमिक शुक्राणु। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है बच्चों, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, तो याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया में से एक जो कोशिकाएं होती है जब आकार में वृद्धि करती हैं, ठीक है, आकार में जब विकास होता है तो वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में बदलती हैं। और ये अवस्था बच्चों कौन सी अवस्था कहलाती है आपकी? ये अवस्था बच्चों कहलाएगी आपकी, क्या कहोगे बच्चों इस अवस्था को? वृद्धि, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, कोशिकाएं आकार में बड़ी हो रही हैं, यानी कि ये अवस्था क्या हो जाएगी आपकी? वृद्धि प्रवस्था हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात कर लेते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में। अब जो तीसरी अवस्था आएगी वो बच्चों आएगी परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, तो इसमें याद रखना होगा आपको बच्चों। ठीक है, कट कर देते हैं ये कुछ। तो सबसे पहली चीज बच्चों इसमें याद रखना कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होता है बच्चों? इसमें आपको याद रखना होगा कि अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों? आधी आधी हो जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चों, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी और गुणसूत्र क्या होंगे बच्चों? आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब इन कोशिकाओं का नाम क्या होगा बच्चों? तो पहली चीज अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इनसे जो कोशिकाएं बनी, उन कोशिकाओं का नाम हम लोग क्या रखेंगे बच्चों? क्या नाम हो जाएगा इसको? नामीकरण इसका हम लोग क्या रख देंगे? द्वितीयक। द्वितीयक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहेंगे। ठीक है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहेंगे बच्चों। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होगा दोबारा से में, एक बार पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, अब दोबारा से इसमें विभाजन होगा बच्चों। तो जब दोबारा से विभाजन होगा तो इससे चार आपके अगुणित क्या बनेंगे बच्चों? चार आपके अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। उन अगुणित कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? पूर्व शुक्राणु कोशिका। क्या कहेंगे बच्चों? पूर्व शुक्राणु कोशिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, पूर्व शुक्राणु कोशिका कहेंगे। ठीक है, और एक नाम और होता है इसका, स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो स्पर्म
टिट्स, ठीक है बच्चों, स्पर्म टिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 4 अगुणित कोशिकाएं बन चुकी हैं बच्चों, जिन्हें हम पूर्व शुक्राणु कोशिका कहेंगे। और ये तब होता है जब अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो अवस्था होती है बच्चों, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस अवस्था को बच्चों आप लोग क्या कहोगे, इस अवस्था को आप लोग परिपक्वन अवस्था कहोगे बच्चों, परिपक्वन प्रवस्था, ठीक है बच्चों, परिपक्वन प्रवस्था कहेंगे, ठीक है। अब ये था पहला एक तरीके से पूर्व शुक्राणु कोशिका या स्पर्म टिट्स के निर्माण की ये क्रिया है बच्चों, ठीक है। आगे यही जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, विभेदन की क्रिया करके बच्चों, ठीक है। ये क्या करेंगे बच्चों, विभेदन की क्रिया करती हैं और इससे पूरी तरीके से शुक्राणु बनते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से संरचना होती है, इसकी जो सही संरचना है बच्चों, उस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ाएंगे, शुक्राणु की संरचना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना होगा, पूर्व शुक्राणु कोशिका में विभेदन करके ये कौन सी कोशिकाएं, अब ये पूरी तरीके से किसमें बन जाते हैं बच्चों, शुक्राणु बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, शुक्राणु बन जाते हैं, जो कि आपके गोलाकार रहते हैं, क्रिया में आचल रहते हैं, कार्यशील रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे स्पर्मीजेनियोसिस। आपको हर एक नेमिंग अच्छी तरीके से याद रखनी होगी, स्पर्मीजेनेसिस, नियोसिस, ठीक है, स्पर्मीजेनियोसिस, ठीक है, स्पर्मीजेनियोसिस कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे याद रखना होगा, दो चीजें हैं, ठीक है, आपकी दो विधि है, एक तो शुक्राणु प्रशु बनने की क्रिया है बच्चों, और दूसरी है शुक्राणु बनने की क्रिया, ठीक है। तो पहली आपको अवस्था, उसमें 3 अवस्थाएं हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में क्या याद रखना होगा कि प्राथमिक जनन कोशिका होंगी, उसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा, 4 आपकी अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, ये आगे करके वृद्धि करती है बच्चों, जो कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाएंगी। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन रही है, 2 कोशिकाएं बन रही है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहेंगे। फिर से बच्चों इसमें विभाजन होता है, तो 4 आपके अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जो कि क्या कहलाती है, पूर्व शुक्राणु कोशिका कहलाएंगी या फिर स्पर्म टिट, और यही आगे चल के क्या बन जाती हैं बच्चों, शुक्राणु बन जाती, क्या बन जाती हैं, शुक्राणु बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट शायद तो ले लीजिए, ताकि आप बाद में इसका भी रिवीजन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक्स वगैरह में भी दिया होगा बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तरीके से जननिक उपकला है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, जननिक उपकला, जो संख्या में 2n है, ठीक है, इसे हम लोग जनन कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। जनन कोशिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों, आपकी जननिक उपकला में ही पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन बच्चों। इससे पहले 2 कोशिकाएं बनी, फिर 4 कोशिकाएं, और इस तरीके से आगे विभाजन चलता रहता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या हो रहा है, विभाजन चलता रहेगा। तो इन कोशिकाओं को क्या बोला गया, स्पर्मेटोगोनिया बोला गया है। और ये प्रवस्था कौन सी प्रवस्था कहलाई गई है बच्चों, गुणन प्रवस्था कहलाई गई। क्या कौन सी प्रवस्था है, गुणन प्रवस्था है। इसी में बच्चों एक कोशिका जो होगी वो धीरे क्या होगी, कोशिकाएं क्या करती है, वृद्धि करती है, और कोशिकाएं जब वृद्धि करती हैं तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाती है बच्चों, जो कि किस में आते हैं, वृद्धि प्रवस्था में आता है। अब यहाँ देखो संख्या कितनी थी शुक्राणु की, 46 थी बच्चों, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46 थी। जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ बच्चों, तो ये क्या हो गई, 23 बची, ठीक है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, और ये क्या बच्चों हो गया, द्वितीयक, ये जो कोशिकाएं बनी
इन्हें हम लोग ने क्या कहा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहा बच्चों, ठीक है। अब यही कोशिका फिर से विभाजन कर रही है, तो ये कितनी बना रही है, 4 कोशिकाएं अगुणित संरचना में बना रही है, ठीक है बच्चों। और ये किसमें आता है, परिपक्वन, मैच्यूरेशन फेज को हम लोग क्या कहते हैं, परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं, ठीक है बच्चों। यही जो गोलाकार कोशिका थी आगे चल के कौन सी संरचना में आ गई बच्चों, शुक्राणु में आ गई, और इसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, अगुणित होगी और 23 होगी, ठीक है। तो यही थी बच्चों शुक्राणु की संरचना। अब एक तरीके से हम लोग नोट्स में पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है, रिटर्न में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, शुक्र जनन क्या होते हैं, तो वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज हमने पढ़ी बच्चों, जो जननिक उपकला होती है वो एक तरीके से द्विगुणित होती है, उसमें जो शुक्राणु जनन कोशिका होती है या कह सकते हो शुक्र जनन कोशिका होती है बच्चों, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन, लास्ट में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, शुक्र जनन कहेंगे, ठीक है। आगे यह प्रक्रिया शुक्र जनन नलिका में होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी, शुक्र जनन नलिका में होगी, ठीक है। शुक्र जनन 2 भागों में बांटा गया है। एक पहली अवस्था क्या है, शुक्राणु प्रसु या स्पर्म टेड का निर्माण, दूसरा स्पर्म टेड का शुक्राणुओं में रूपांतरण या फिर शुक्राणु जनन कह सकते हो या स्पर्मियोजेनेसिस कह सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो 2 विधि हैं, दोनों विधि हम लोग ने पढ़ी है बच्चों। अब इसको रिटर्न में पढ़ लेते हैं। तो पहली शुक्राणु प्रसु या स्पर्म टेड का निर्माण क्या होता है, तो ये 3 प्रवस्था होती है। पहली गुणन प्रवस्था, तो गुणन प्रवस्था में क्या होगा, जननिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर, ठीक है, कुछ आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और दूसरों से क्या होती हैं, भिन्नता प्रकट करती हैं, ठीक है। जो भिन्नता प्रकट करेंगी उन्हें हम लोग प्राथमिक जनन कोशिका कहेंगे, और इसमें आगे लगातार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा क्या होगा बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें हम लोग शुक्र जनन कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा और जिसे हम लोग शुक्र जनन कोशिका कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है, ठीक। दूसरी अवस्था क्या है बच्चों, वृद्धि अवस्था। तो इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका वृद्धि करती हैं, और जब वृद्धि करेंगी तो क्या बनाएंगी बच्चों, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाएंगी, या फिर हम लोग इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। वृद्धि अवस्था में सिर्फ इतना याद करना है, शुक्र जनन जो कोशिका होंगी वो धीरे धीरे बड़ी होंगी, ठीक है। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो छोटे में कुछ और नाम होता है, और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे हम लोग का नेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से कोशिकाओं के साथ भी है, जब आकार में छोटी होंगी तो क्या होगा बच्चों, उसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, और जब आकार में बड़ी हो जाएंगी तो क्या कहेंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहेंगे, ठीक है। आप अगर कोई भी टॉपिक है उसको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है बच्चों। तीसरी अवस्था परिपक्वन प्रवस्था होती है बच्चों, ठीक है। अब पूरी तरीके से वो क्या हो गए, परिपक्व हो गए हैं, ठीक है। कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे जब मम्मी पापा, ठीक है, या फिर ये जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है। जब लड़के या लड़की बड़ी हो जाती है तो क्या हो जाती है, उनकी शादी हो जाएगी, और शादी होने के बाद भी उनके भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जब वो वृद्धि कर लेती है, पूरी तरीके से परिपक्व अवस्था में आएगी, तो उसमें भी क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें इस अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा क्या होगा, पहले चरण में, ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनेगी, वो संख्या में कैसी होगी, अगुणित होगी, संख्या में कैसी होगी, अगुणित होगी। फिर उसके बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है बच्चों, जो कि आपकी क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होंगी, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, मतलब कि 4 पूर्व शुक्राणु बनती, ठीक है। क्या बनेंगे, 4 पूर्व शुक्राणु बनेंगे, ठीक है।
अब आती है बच्चों दूसरी विधि, स्पर्म टिट का शुक्राणुओं में रूपांतरण, मतलब एक तरीके से जो पूर्व शुक्राणु थे वो शुक्राणु में कैसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली अचल गोलाकार शुक्राणु प्रसून स्पर्म टिट्स का रूपांतरित होकर सक्रिय या चल शुक्राणु में बदल जाना शुक्राणु जनन कहलाता है बच्चों। दूसरी चीज, इस प्रक्रिया में शुक्राणु प्रसून या स्पर्म टिट्स की गोल्जीकरण शुक्राणु का एक एक्रोसोम बनाती। अब बच्चों पूरी तरीके से जो पूर्व शुक्राणु थे वो किसमें परिवर्तित हो गए हैं बच्चों, शुक्राणु में बन गए। ठीक है, तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो लेक्चर किस पे होने वाला है बच्चों, शुक्राणु की संरचना। ठीक है, उसमें हम लोग अच्छी तरीके से शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा बच्चों वो हमारा कौन सा होगा, शुक्राणु की संरचना। अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे वो कार्य करता है। आज की क्रिया हम लोग ने शुक्र जनन की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे बच्चों। लास्ट तक आपने वीडियो को देखा तो बहुत ही ज्यादा थैंक यू वेरी मच बच्चों। और आप क्या, अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों या फिर कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी तरीके से अटेंड करना है क्योंकि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने, इस चैप्टर के हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर एक लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा आने वाला है। ठीक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेंगे बच्चों। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।